So hi everyone, welcome to this Python series. Today we are going to learn Python, but before we jump into the topics, let's answer a quick question, that is पाइथन ही क्यों? एक कोडर के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग ही उसकी पहली प्रायोरिटी क्यों होती है? तो पाइथन इज़ करंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It's power everything from web development and data science to artificial intelligence. तो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग जर्नी की तरफ. हम इसमें टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. लेक्चर्स के पार्ट 1 में हम थ्योरी और पार्ट 2 में हम कुछ कोडिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1. तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक मीडियम होता है, एक ज़रिया होता है जिससे हम ह्यूमंस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड जैसे 0 एंड 1 समझता है, जबकि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, C++, जावा में कोड लिखते हैं. तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली हमें इसका नीड क्यों है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों नीड होती है. क्योंकि कंप्यूटर्स बाय डिफ़ॉल्ट डम मशीन्स होते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. वो अपने आप खुद कोई काम नहीं करते. हम ह्यूमंस उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं. उन इंस्ट्रक्शन के ज़रिए वो काम करते हैं. तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई. लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जैसे बाइनरी मशीन्स लेवल, हार्डवेयर के क्लोज होती हैं, जो ह्यूमंस रीडेबिलिटी उसमें बहुत ही लो होती है, जो आप हम ह्यूमंस पढ़ ही नहीं सकते. ईजी नहीं होता उसे पढ़ना. और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है, जो कि लाइक इंग्लिश सिंटैक्स जैसी होती है, जिसे हम ह्यूमंस आसानी से पढ़ सकते हैं. और अब हम इसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है. तो हम समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है. तो पाइथन प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे गाइडो वैन रोजन ने 1991 में क्रिएट किया था. तो पाइथन बेसिकली इसके सिंटैक्स बहुत ही इजी होते हैं, रीडेबल होते हैं, जैसे इन नेचुरल इंग्लिश जैसे लगते हैं. और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है. इसमें कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिससे डिबगिंग इजी हो जाती है. और डायनेमिकली टाइप्ड होती है पाइथन. आपको वेरिएबल्स के टाइप से एक्सप्लिसिटी डिफाइन नहीं करनी पड़ती. जैसे हमें वेरिएबल लेना है x=10. लेट सपोज हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि x=10, ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाता है. तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है. अगर आप इसमें टाइप दिखाओगे तो ये अपने आप ही इसमें टाइप दिखा देगा. तो अब हम समझते हैं कि पाइथन के एप्लीकेशंस क्या हैं. तो इसका यूज़ हम करते हैं वेब डेवलपमेंट में, जैसे फ्लैस्क हो गया, और डेटा साइंस में करते हैं, मशीन लर्निंग में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, ऑटोमेशन में करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम पाइथन का यूज़ करते हैं. क्योंकि पाइथन बहुत ही पोर्टेबल और इजी लैंग्वेज है. तो सबसे पहले आपको इससे पहले कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इससे पहले कोई भी लैंग्वेजेस आती हों. पाइथन से आप शुरुआत कर सकते हैं. ये बहुत ही बेसिक और नेचुरल इंग्लिश की तरह कोडिंग करने वाली लैंग्वेजेस है, जिसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो. तो अब हम समझते हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, उसमें वाइट स्पेसेस और कैरेक्टर्स और टोकन्स क्या होते हैं. तो कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिसे पाइथन इंटरप्रेटर कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है. ये कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को, हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस को बहुत ही ईजी कर देता समझने के लिए. तो ये 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स. तो हमारा जो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है हम उसे हैश से यूज़ करते हैं, और जो हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है उसे हम ट्रिपल कोट से यूज़ करते हैं. तो अब हम समझते हैं कि हम कमेंट्स का यूज़ करते क्यों हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए, कोलैबोरेशन में दूसरों को कोड समझाने और टेम्परेरी कोड को डिसेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट जो हमारी, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपना पाइथन का कोड, तो ये डिस्प्ले नहीं होता. तो ये हमारे कोडिंग
और अब हम आते हैं अपने वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स पे और टोकन्स पे कि ये क्या होते हैं और इनके क्या यूजेस हैं। तो टोकन्स कोड की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स को टोकन कहते हैं। जैसे कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। और वाइट स्पेसेस होते हैं जो स्पेसेस, टैब्स और न्यू लाइंस को वाइट स्पेस कैरेक्टर कहते हैं। टोकन्स टाइप्स होते हैं जैसे इफ़ हो गया, फॉर हो गया, आइडेंटिफायर्स में हो गया वेरिएबल हो गया कोई सा, ये ऑपरेटर्स में प्लस माइनस हो गया। और वाइट स्पेसेस का रोल ये होता है कि सिर्फ ये विजुअल लेआउट के लिए नहीं होते बल्कि स्ट्रक्चर और इंडेंटेशन के लिए डायनेमिकली रोल प्ले करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आइडेंटिफायर्स पे और कीवर्ड्स पे कि ये क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो हम वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स को देते हैं। तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें लिखने का कुछ तरीका होता है। तो आइडेंटिफायर्स लेटर जैसे A to Z, स्मॉल या कैपिटल, ये डिजिट्स 0 to 9 या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा 1 नाम लिखा हुआ है, तो ये इनवैलिड वेरिएबल है जिसे हम नहीं लिख सकते। और वेरिएबल 1 एग्जांपल ले लेते हैं, वेरिएबल 1 जो कि वैलिड है। और तीसरा रूल ये है कि केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक अगर हमने एक लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल, और दूसरा लिखा हुआ है कैपिटल में टोटल, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कहे जाएंगे। और चौथा रूल ये है कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। लाइक हमने एग्जांपल लिया एट द रेट और डॉलर का, परसेंट का, तो हम ऐसे स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन इंटरप्रेटर में पहले से ही प्री डिफाइन मीनिंग और लॉजिक होता है, जो पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो टोटल हमारे पास 35 कीवर्ड्स होते हैं। एग्जांपल के लिए इफ़, एल्स, व्हाइल, डेफ, इम्पोर्ट, ट्रू, फॉल्स, नन। हम कीवर्ड्स को किसी भी वेरिएबल या फंक्शन की नेम की तरह रीअसाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में होते हैं एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। तो अब हम समझते हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जो कि मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इज इक्वल टू हो गया, और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए x इज इक्वल टू 10, जैसे यहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे हमने एज को असाइन किया है 25 वैल्यू से और नेम असाइन हुआ है ए लिस्ट से, जो कि सिंगल असाइनमेंट है। और मल्टीपल असाइनमेंट ये होते हैं कि एक्स, वाई, जेड को हमने 10, 20 और 30 की वैल्यू से असाइन किया है, और एक 100 वेरिएबल को हमने ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी से असाइन कर दिया है। तो अब हम एक कोडिंग प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल और असाइनमेंट का। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग वेरिएबल एंड कैलकुलेट देयर एवरेज। तो हमने यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है num1, जिसको असाइन किया है हमने 15 से, और हमने दूसरा वेरिएबल लिया है num2 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 25। तो अब हम स्वैपिंग के लिए यूज़ करेंगे जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, num1 कॉमन num2 इज इक्वल टू num2 कॉमन num1। तो ये स्वैपिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम स्वैप करना होता है तो a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, तो हम ये रूल यूज़ करते हैं स्वैपिंग के लिए। तो अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो हमें जितने भी नंबर्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उसके नंबर काउंटिंग से। तो यहाँ पर हमें एवरेज निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया है num1 प्लस num2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हमने दो वेरिएबल्स को डिवाइड कर दिया है 2 से। तो अब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मूला कि हम प्रिंट कैसे करेंगे, और हमारा आउटपुट पे हमारा num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू आ जाएगी, जिसका एवरेज हमारे पास 20 निकल के आएगा। और आप ये कोड कंपाइलर पे रन करके देख सकते हैं।
तो अब हम समझते हैं पाइथन में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इंडेंटेशन क्या होती है। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट इवेलुएट टू द सिंगल वैल्यू। तो एक एक्सप्रेशंस कोड का वो हिस्सा होता है जो एग्जीक्यूट होने पर एक वैल्यू रिटर्न या कंप्यूटर को देता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, अगर 5+3 है या 8 × b है, तो हमें उसे इसकी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने रिज़ल्ट में हमने वैल्यूज़ ले रखी हैं 10+5 × 2, तो हमारे पास इसकी सिंगल वैल्यू रिटर्न होके आएगी जिसकी वैल्यू होगी 20। और अब हम समझते हैं स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट। तो कोड का कंप्लीट कमांड या एक्शन जो कुछ परफॉर्म करता है। एग्जांपल के लिए x=10 हो गया या प्रिंट x हो गया। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने x की एक वैल्यू ली है 10, जिसकी वैल्यू 10 है, और हमने उसके बाद इफ़ का लूप लगाया। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5 देन प्रिंट ग्रेटर। तो हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी अगर 10 जो है 5 से ग्रेटर होगा, तभी हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी, वरना नहीं होगी। तो अब हम समझते हैं पाइथन में इंडेंटेशन का क्या काम होता है। तो बेसिकली पाइथन में कोड ब्लॉक्स जैसे फंक्शंस हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशंस हो गए, डिफ़ाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे यूजुअली 4 स्पेसेस का मतलब होता है एक टैब। स्टैंडर्ड इंडेंटेशन माना जाता है। अगर इंडेंटेशन में मिस्टेक हो तो पाइथन इंडेंटेशन एरर थ्रो करता है। इससे कोड क्लीन और एक्सट्रीमली रीडेबल बनता है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कोड है जिसमें लिखा हुआ है इफ़ ट्रू प्रिंट करेक्ट इंडेंटेशन, एल्स प्रिंट एल्स ब्लॉक। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि जो करेक्ट इंडेंटेशन में के बाद हमारे पास स्पेस दिख रहा है ना, उसमें 4 स्पेसेस हैं, तो ये इंडेंटेशन होता है। और अब हम समझते हैं कि पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स ये बताते हैं कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है और उस पर कौन से ऑपरेटर परफॉर्म करने होते हैं। तो डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज, सीक्वेंस, सेट टाइप्स, मैपिंग एंड बुलियन। तो न्यूमेरिक के अंदर आता है हमारा जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और सीक्वेंस के अंदर आता है हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। सेट टाइप्स के अंदर आता है हमारा सेट, और मैपिंग के आता है हमारा डिक्शनरी। और बुलियन के अंदर आता है हमारा ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। तो अब हम समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं जो कि स्टोर करने के लिए पाइथन में बुल्ड इन टाइप्स होते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो फ्लोट होल नंबर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जांपल के लिए 10 हो गया, -5 हो गया, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। x=100 वैल्यू हमने ली है। और फ्लोट पे हो गया जो रियल नंबर्स फिर डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल की जैसे हो गई वैल्यू π=3.5, तो 3.14 ये हमारी डेसिमल वैल्यू है जो कि फ्लोट के अंदर आता है। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया नंबर्स विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एग्जांपल हो गया z=2+3j, या फिर 3+4j। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। और अब हम समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर इनक्लोज होता है। क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, मीन्स स्ट्रिंग को अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और सपोर्ट इंडेक्सिंग लाइक स्लाइसिंग, जैसे पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है या नेगेटिव -1 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है। और इसके कुछ मेथड्स होते हैं जैसे अपर, लोअर, रिप्लेस, स्प्लिट एंड स्ट्रिप। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका टेक्स्ट हमने नाम लिया है, और उसके अंदर हमने पाइथन की स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। और हमने प्रिंट किया है टेक्स्ट और इंडेक्स नंबर 0 और प्रिंट टेक्स्ट 1/4। तो यहाँ पे जो है हमारा रिटर्न वैल्यू p आएगी, और जिसमें हमने सेकंड वाले में प्रिंट कराया है उसमें हमारी YTH मीन्स लास्ट, पहली इंडेक्स नंबर और लास्ट की 4।
तो हमारा YTH प्रिंट होगा। तो अब हम एक कोडिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पावर ऑपरेटर से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है एंड रिजर्व अ गिवन यूज़र स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग पे दिख रहा होगा कि a,b = c को हमने वैल्यू दे रखी है 3, 4, 5 और एक्सप्रेशन रिजर्व है कि a एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 और उसको डिवाइड किया हमने c से। तो हमारे सैम्पल स्ट्रिंग आ जाएगा प्रोग्रामिंग और रिजर्व स्ट्रिंग हमारे पास सैम्पल स्ट्रिंग आ जाएगी। तो हमें प्रिंट कर देना है डायरेक्टली रिजल्ट और दोबारा में हमें रिजल्ट रिवर्स वैल्यू प्रिंट कर देनी है। तो हमारे पास रिजल्ट में 5 आ जाएगा और रिवर्स वैल्यू हमारे पास प्रोग्रामिंग की उल्टी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने लिस्ट, टपल्स और सेट्स की तरफ कि ये क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो लिस्ट जो है ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा, हमने एक लिस्ट नाम की वेरिएबल ले रखी है जिसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10 की वैल्यू ले रखी है, PY और 3.14। हमने अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले रखी हैं और हमने लिस्ट को इंडेक्स नंबर 0 के अंदर हमने 99 प्रिंट कराया है जो कि अलाउ है। और अब हम समझते हैं टपल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली टपल्स ऑर्डर होते हैं लेकिन इम्यूटेबल होते हैं, मतलब अनचेंजेबल होते हैं, कलेक्शंस होते हैं और इन्हें हम पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं। तो टपल्स में ये होता है कि अगर हमने इन्हें एक बार क्रिएट कर दिया तो हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड, रिमूव या मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट के कंपेयर में ये फास्टर परफॉर्मेंस और फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो जैसे कि हमने एक स्क्रीन पे देख रखा है कि हमारे पास एक कोड दिया गया है जिसमें टपल्स हमने वेरिएबल ले रखा है और हमने पैरेंथेसिस में वैल्यू स्टोर कर रखी है। और अगर हमने टपल्स को इंडेक्स नंबर 0 के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करा रखी है तो वो हमें एरर दे देगा क्योंकि हम पैरेंथेसिस में स्टोर करते हैं टपल्स को, इंडेक्स नंबर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं यूज़ करते। और अगर हम सेट्स की बात करें तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस में यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर हम यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड नहीं होती, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाती हैं। और इसमें फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इसके लिए बेस्ट होता है। तो हमें स्क्रीन पे दिया गया है कि स्ट्रिंग वैल्यू 1, 2, 2 और 3 जिसे हमें पैरेंथेसिस में क्लोज कर रखा है और उन्हें प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग। तो हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1, 2, 3 क्योंकि 2 और 2 हमारे पास डबल बार लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा वैल्यू। तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1, 2 एंड 3। अब हम समझते हैं कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं और इसके टाइप्स कन्वर्जन क्या होते हैं। तो डिक्शनरी की वैल्यू का पेयर ऑफ कलेक्शंस होता है जिसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और इसका सिंटैक्स होता है की और उसके बाद सेमी कॉलन वैल्यू। हम इस फॉर्मेट में अपनी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने सबसे पहले नेम ले रखा है जो कि हमारी की है और राहुल जो यहाँ पे वैल्यू है जिसकी वैल्यू मतलब नेम की वैल्यू राहुल है और मार्क्स जो हमने 92 से साइन किया है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम स्टूडेंट नेम तो हमारा आउटपुट आ जाएगा राहुल क्योंकि हमारी वैल्यू राहुल है। और अब हम समझते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं। तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही डेटा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में होता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप्ड कन्वर्जन करता है। एग्जांपल के लिए हमने इंटीजर लिया है और फ्लोट लिया है। अगर हम इंटीजर और फ्लोट दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्लोट वैल्यू आएगी। तो ये हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है।
और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये होता है कि डेवलपर मैनुअली फंक्शन कॉल करने कन्वर्जन करता है। एग्जांपल के लिए हमने इंटीजर के अंदर वैल्यू ली 10 और स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू ली हमने 100 और लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू ली कोई टपल या कोई भी वेरिएबल, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट के अंदर हमने एग्जांपल ले रखा है RES इज इक्वल टू 5 + 20 2.5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.0। मतलब हमने एक इंटीजर लिया है और हमने एक फ्लोट वैल्यू ली है और हमारे पास फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्लिसिट में होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिकल एक वैल्यू ले रखी है इंटीजर के अंदर, हमने 1 2 3 को मैनुअली कॉल कर रखा है। तो ये हमारा टाइप कन्वर्जन होता है। And now we will solve the question currently displayed on the screen, and the question is write a program to remove duplicate elements from a list using a set and count occurrence of key values in a dictionary। तो हमें एक रॉ लिस्ट दी गई है, या हमारी एक ऑर्डिनरी लिस्ट है जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमें एक यूनिक लिस्ट दी गई है जिसमें हमने सेट रॉ लिस्ट को लिखा है। तो सेट्स की ख़ास बात ये होती है कि उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही रह सकती हैं। जब लिस्ट सेट में कन्वर्ट करते हैं तो सारे डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। और हमने उससे पहले लिस्ट का यूज़ किया है। तो लिस्ट का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि फिर से वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में आ सके, ताकि हमारे पास रिज़ल्ट डुप्लीकेट्स हटा के आए। तो इससे हमारा रिज़ल्ट 1 2 3 4 5 वैल्यू सेट के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में हमें दे देगा। और सेकंड में हमें इन्वेंट्री दी गई है। तो एक डिक्शनरी बनाई गई है जिसमें आइटम्स की क्वांटिटी रखी गई है। इन्वेंट्री इसका मतलब है कि आप सबसे पहले एप्पल्स की वैल्यू 10 थी और उसके बाद उसमें 5 ऐड करके उसकी वैल्यू अपडेट कर दी गई है ताकि इसका रिज़ल्ट 15 आ सके। तो हमारे पास इस एप्पल्स की वैल्यू 15 आ जाती है। और उसके बाद हमने एफ प्रिंट का यूज़ किया है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। तो हम इसका यूज़ तब करते हैं ताकि वेरिएबल्स की वैल्यू को टेक्स्ट के साथ क्लीन तरीके से प्रिंट किया गया हो। और अब हम चलते हैं अपने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की तरफ। तो हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स होते हैं क्या है, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इनपुट फंक्शंस वे होते हैं यूज़र से डेटा लेने के लिए इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जहाँ पे एज की वैल्यू इंट इनपुट और हमने उस पैरेंथेसिस में इंटर योर एज लिख रखा है। तो ये हमारा यूज़र इनपुट हुआ। और प्राइस ले रखा है फ्लोट इनपुट इंटर प्राइस। तो हमारी पहली वाली जो एज है वो इंटीजर आएगी क्योंकि एज तो इंटीजर में ही होगी, और प्राइस है वो फ्लोट में आएगा। तो हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमने नेम ले रखा है अमन और प्रिंट कराया है वेलकम नेम। मतलब जब हम रन करेंगे तो हमारे पास वेलकम अमन आ जाएगा रन होके। तो ये हमारा डिफरेंस होता है इनपुट फंक्शन में और आउटपुट फंक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। तो हम इन ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें की ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, मींस फ्लोट इनपुट। और इसमें फ्लोट डिवीज़न आता है, मॉड्यूलस आता है, पावर आता है, पावर एक्सपोनेंशियल आता है, मीन्स जैसे ए की पावर 2 हो गया, तो ये इसमें आता है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और आगे हम इनके कोड्स भी करने वाले हैं कि इनके कोड्स कैसे होते हैं। और सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए टूल्स जो बूलियन आउटपुट देते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स, ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ होती हैं और ये हमें रिटर्न करते हैं। और इनका की ऑपरेटर्स होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। एंड तीसरे पे हम आते हैं जो कि हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स।
तो इसका कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूज़ पर बिट बाय बिट, लाइक बिट वैल्यूज़ हमारी होती हैं 0 एंड 1, तो इस लेवल पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे बिट वाइज एंड हो गया, बिट वाइज और हो गया, बिट वाइज एक्सॉर हो गया, बिट वाइज नॉट हो गया, एंड लेफ़्ट साइड हो गई, राइट शिफ्ट हो गई। तो ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनके कोड्स कैसे होते हैं। और अब हम समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना या उसे अपडेट करना, इसीलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक्स इज इक्वल टू 5 लिया, तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 5 से असाइन कर दी है। इसमें कुछ मेन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू, एंड परसेंट इज इक्वल टू। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि x इज प्लस इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मीन्स हमने x की वैल्यू में x प्लस 3 को ऐड किया है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम होता है, वैल्यू को असाइन करना। और नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऑपरेशंस होते हैं जैसे एंड और नॉट। तो एंड तब यूज़ करते हैं जब रिटर्न ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों। और तब यूज़ करते हैं जब रिटर्न ट्रू अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट कंडीशन का तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स करना हो, तब हम नॉट को यूज़ करते हैं। और अगला है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि ये चेक करता है कि कोई वैल्यू सीक्वेंस लाइक जैसे स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज में प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये इन होता है और नॉट इन होता है। तो इनका यूज़ हम तब करते हैं जैसे अगर हमें ट्रू रिटर्न कराना हो और दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो हम इनका यूज़ करते हैं। और नॉट इनका यूज़ हम तब करते हैं अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और रिटर्न ट्रू आए, तो हम नॉट इनका यूज़ करते हैं। और अगला है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि यह चेक करता है कि दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। इसमें आता है हमारा इज़ एंड इज़ नॉट। तो ये ट्रू तब रिटर्न करता है अगर दोनों वेरिएबल की मेमोरी आइडेंटिकल हो। लाइक हमने आईडी ए ले रखी है और उसके बराबर की हमने आईडी बी ले रखी है, तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और इज़ नॉट का यूज़ हम तब करते हैं अगर मेमोरी लोकेशन अलग अलग हो, तब ये रिटर्न ट्रू करना हो, तो हम इज़ नॉट का यूज़ करते हैं। हम इसके कोड्स को करने वाले हैं कि इसके कोड्स कैसे काम करते हैं और ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन करंटली डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन इज राइट अ Python program to check if a number is even or odd using bitwise AND operator instead of modulus। तो हमने यहाँ पे एक नम वेरिएबल को 14 वैल्यू से असाइन किया है और उसके बाद हमने इफ़ लूप लगाया है, या यह चेक कर रहा है कि 14 एंड 1 का वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। क्योंकि LSB ज़ीरो है, इसीलिए शर्त यह है कि ये ट्रू होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक RES का इवन नंबर दिया गया है। शर्त सही होने पे RES में इवन नंबर स्टोर होगा और अगर गलत हुआ तो उसमें ऑड नंबर स्टोर होगा। तो इसके बाद हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है क्योंकि फॉर्मेट आउटपुट प्रिंट करना है, इसीलिए हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया। तो हमारे पास आउटपुट 14 इज़ इवन नंबर हमारे पास आ गया है। तो अब हम समझते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट क्या होते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है। तो सबसे पहला आता है हमारा पैरेंथेसिस, एंड दूसरे नंबर पे आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, तीसरे पे आता है हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, चौथे पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिक्स पे आता है हमारा बिटवाइज शिफ्ट्स, और सेवन्थ पे आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स,
एंड 8th पे आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये सब ऑपरेटर्स के बारे में आप सब जानते ही हैं कि ये क्या होते हैं। तो इनका हमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिफ़ाइन करना है हमें ये बताता है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट। और उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स कि ये क्या होते हैं। तो ये मेन ये होते हैं कि न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं इंट जैसे फ्लोट के पर्टिकुलर यूजर्स क्लासेस पर प्रोग्राम परफॉर्म करना। तो इसमें कुछ की प्रैक्टिस पॉइंट्स होते हैं जैसे स्वैप टू नंबर, चेक इवन और ऑड नंबर। तो अब हम समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होते हैं पाइथन्स में। तो न्यूमेरिक टाइप जैसे इंट फ्लोट के प्रैक्टिकल यूजेस केसेस पर परफॉर्म करने के लिए हमें नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जैसे स्वैप ऑफ टू नंबर्स, यूजिंग टेम्परेचर वेरिएबल विदाउट टेम्परेचर वेरिएबल, और चेक इवन और ऑड नंबर, एंड फाइंड लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, और कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड नंबर्स। तो ये होता है नंबर सिस्टम का यूजेस। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट टोटल परसेंटेज पास स्टेटस यूजिंग लॉजिकल एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो हमें इसमें टोटल निकालना है पूरे नंबर्स का, और परसेंट निकालना है, और पास स्टेटस निकालना है कि जितना हमें वैल्यू दी गई वो पास है या नहीं है। तो इसमें जो हमारा मार्क्स है उसके नाम की एक लिस्ट बनाई गई है, और जो हमारा सम मार्क्स है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है जो नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे पास 85, 90 और 78 ये तीन वैल्यूज़ हैं, तो इनको जोड़ने का काम करता है ये सम मार्क्स, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद हमने परसेंट निकाला है जिसको हमने टोटल को डिवाइड किया है हमने 3 से, इससे हमारा परसेंट निकल आएगा। उसके बाद है हमारा पास्ट फंक्शन। इस पास्ट फंक्शन यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर परसेंट 40 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और मिनिमम मार्क्स 33 से कैपिटल होंगे तभी वो पास होगा, वरना वो फेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद हमने अपनी प्रिंट के अंदर की स्टेटमेंट लिख दी है। तो हमारा टोटल आया है 253 क्योंकि हमने एडिशन किया है तीनों नंबर्स का, तो हमारा 253 सोल्यूशन आ गया। और हमारा परसेंट आया 84.3%। तो रिजल्ट है पास, मतलब हमारे नंबर्स भी 33 से ज़्यादा है, हमारा परसेंट भी 4 से ज़्यादा है। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो पास हो गया है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो हमने आज ये सब बहुत कुछ सीखा है जो कि आगे वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, ये सब भी सीखा है। एनोटेशन आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो अब हम मिलते हैं अपने पार्ट 2 में जिसमें हम कोडिंग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।